नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। और आज का जो अपना क्लास रहेगा, जो अपने टॉपिक चल रहा है पदार्थ विज्ञान मटेरियल साइंस, जो चैप्टर अपना चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें आज, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन का ये पदार्थ विज्ञान का दूसरा क्लास रहेगा, सेकंड क्लास है। और इस क्लास में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक क्या है कि लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले हमने देखा था कि द्रव्य क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया था कि पदार्थ क्या होता है, और उसके बाद में मैंने आपको बताया था पदार्थ के दो टॉपिक, जिसमें से सबसे पहली तो थी पदार्थ की अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि पदार्थ का हमने पढ़ा था क्या, वर्गीकरण। आज ध्यान रखें, हम पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं पहले। एक दिन मैं आपको और बाद में बताऊंगा कि धातुओं का वर्गीकरण। आप ये नहीं दिमाग में रखें कि आप वर्गीकरण हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या मटेरियल और स्टेजेस जो है हम पढ़ चुके हैं। वर्गीकरण में मैंने आपको ये बताया था कि वर्गीकरण में इसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक तो है धातु और दूसरा कौन सा है, अधातु। यानी एक तो है हमारे पास मेटल्स और दूसरा क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, हमारा यहाँ तक का मतलब ये अपना पूरा जो स्टेज चल रहा है, ये जो अपना सीक्वेंस चल रही है, इसी सीक्वेंस में अगर आज बात करें तो आज हम बात करेंगे किसकी, धातु की। कुछ बात मैंने बेसिक बता दी थी कि धातु और अधातु में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्या कि ये जो धातु होती है, इस धातु के गुणों के बारे में बात करेंगे। तो इसी पेड़ को मैं आगे चला रहा हूँ, इसी की एक शाखा निकाल रहा हूँ यहाँ से। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे कि धातुओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर हम इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, 5 भागों में डिवाइड करके इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो द्रव्य यानी हमारा मटेरियल, ठीक है, और एक विशेष गुण रखने वाला जो मटेरियल होता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ बोल देते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, धातु तक की जो आपने स्ट्रक्चर अभी हमने देखी है वो आपको सभी को समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ टॉपिक डाल रहा हूँ क्या, धातु के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, अब आगे पेड़ आरेख बना रहा हूं मैं इसका। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 5 भागों में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे, जिससे ये हमारा जो टॉपिक है बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो धातु के गुणों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। दूसरी मैं बात करूं तो ये हो जाएगा अपना रासायनिक, कौन सा, रासायनिक गुण। ठीक है ना, रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर अब मैं बात करूं तीसरा तो मैं यहाँ लिखूंगा कौन सा, यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण यानी कौन सा हो जाएगा हमारा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। और उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तीसरा जो है वो है ऊष्मीय गुण। कौन सा है, ऊष्मा। ठीक है, हीट से जो इफेक्ट होगा, ठीक है, हीट इफेक्ट या हीट प्रॉपर्टीज। और उसके बाद मैं बात करूं टेक्निकल प्रॉपर्टीज, तकनीकी गुण। ये जो मैंने लास्ट वाला जो पॉइंट बना रखा है तकनीकी गुण, टेक्निकल वाला, ये इसलिए है क्योंकि जो भी धातु जो शब्द है ना, धातु जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है, ये इंजीनियरिंग के अंदर मैक्सिमम इसको प्रयोग में लिया जाता है। इसलिए मैं इसको यूँ यहाँ पर एक डिवाइडेशन करूँगा इसका कि एक टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ भी आपको धातु के बारे में पता होना चाहिए। अगर कल ना आप इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ आप किस मेटल्स के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, या वो जो इंडस्ट्री है वो स्टील प्लांट है या फिर वो आपका कॉपर का प्लांट है, एल्युमिनियम का प्लांट है, इस तरीके से आपको उसके गुणों के बारे में भी स्पेशल पता होना चाहिए कि इस धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए या नहीं। सबसे पहले फिजिकल, फिर है केमिकल, फिर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, फिर है अपना हीट प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद बात करें तो टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। चलिए अब आगे बात करता हूँ मैं भौतिक गुणों की। अगर हम बात करें दोस्तों तो भौतिक गुण हमारे को याद रखने हैं कितने, 6। और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। यांत्रिक गुण पढ़ने हैं अपने को कितने, 12। 6 दूए कितना हो जाएगा, 12। रासायनिक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन उतना उसको हाई लेवल तक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि रासायनिक प्रॉपर्टी ये जो है केमिकल, जो लैब के अंदर जो लोग वर्क करते हैं उनके लिए धातुओं की जो है केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा मैटर करती है, ज़्यादा मायने रखती है। उसमें जो है
ठीक है, ये हमें ज़्यादा पढ़नी होगी। ऊष्मा का भी पता होना चाहिए कि कौन सा जो धातु है वो कितनी ऊष्मा को सहन कर सकता है। टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ है, ये तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भौतिक गुणों के बारे में, सभी को पढ़ना पड़ेगा। अब हमारे पास भौतिक गुण कौन कौन से हैं, तो भौतिक गुण में होता है एक तो रंग, रंग के बाद बात करें किसकी, रंग, भार, और उसकी बात करें बनावट। ठीक है, रंग, भार, बनावट और गलनीयता, और दो याद रह जाएंगे आपको किससे, चुंबकता, एक तो ये याद रह जाएगा चुंबकता, और एक याद रखना है आपको क्या, चालकता। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 ये है धातु के भौतिक गुण। कौन कौन से हैं, सबसे पहले गुण है कलर, दूसरा है वेट, तीसरा क्या है स्ट्रक्चर, और उसके बाद में क्या है फ्यूजिबिलिटी, गलनीयता, फिर उसके बाद में क्या है अपने पास चुंबकीयता, और उसके बाद में क्या है कंडक्टिविटी यानी चालकता। तो इन सभी गुणों के बारे में हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे। कोई भी धातु है ना दोस्तों, कोई भी धातु है वह अपने रंग के कारण भी पहचानी जा सकती है, कि ये जो रंग देखने मात्र से पता चल जाता है कि ये धातु जो है लोहा है, तांबा है, कांसा है, किस तरीके की धातु है। ठीक है, तो हम धातु को रंग मात्र देखने से भी पहचान सकते हैं। बात करें अगर किसकी, भार के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ हम लिखेंगे भार जो डिपेंड करता है ना वो धातु के घनत्व पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, घनत्व के अकॉर्डिंग यहाँ मैं लिखता हूँ घनत्व के अनुसार, धातु का अगर घनत्व ज़्यादा या कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ घनत्व के अनुसार धातु जो है हल्की या भारी होगी। जिस धातु का घनत्व जितना अधिक होगा, घनत्व होने का मतलब ये होता है कि उसके इकाई आयतन के अंदर कितना पदार्थ लगा हुआ है। इकाई आयतन में पदार्थ की मात्रा जो होती है वो उस वस्तु का क्या होता है, घनत्व होता है। मान लीजिए एक कोई पदार्थ है, ठीक है, मान लीजिए ये अपने पास एक धातु है, एक पदार्थ है कोई भी, ये इतना सा, ठीक है, 1 सेमी लंबा, 1 सेमी चौड़ा और 1 सेमी ऊंचा मान लेते हैं। ये कोई एक हमारे पास एक टुकड़ा है। इस टुकड़े का आयतन कितना होगा, 1 सेमी क्यूब, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयतन का फॉर्मूला है। तो 1 गुणा 1 गुणा 1, ये अगर अपने इसका आयतन निकालेंगे तो इकाई आयतन में पदार्थ कितना लगा हुआ है, इसके अंदर जो पदार्थ लगा हुआ है ना दोस्तों, उसकी संघनता कितनी है, वो उसका घनत्व है। घनत्व जितना ज़्यादा होगा, जिस वस्तु का घनत्व जितना ज़्यादा होगा वह वस्तु उतनी ही क्या होगी, भारी होगी। जिसका घनत्व जो अंदर जो उसमें पदार्थ लगा हुआ है उसका अगर घनत्व कम है तो वो वस्तु क्या होगी, हल्की होगी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वस्तु या धातु का जो भार होता है निम्न में से किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है किसके, घनत्व के अनुसार जो होता है, घनत्व पर डिपेंड करता है कोई भी धातु या कोई भी पदार्थ है उसका भार। बात करें दोस्तों किसकी, बनावट की, बनावट यानी स्ट्रक्चर। अब हम अगर बात करें खनिज, खान से निकलने वाले खनिज की अगर बात करें, जेसीबी से अगर आप निकाल रहे हैं, मशीन से अगर आप निकाल रहे हैं, खोद करके निकाल रहे हैं, तो वो जो गोले निकलेंगे अंदर से, वो जो आपकी लंबे ब्रिक्स निकलेंगे उसके, उस ब्रिक्स की जो बनावट होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी हो सकती है, वह अलग अलग हो सकती है। बेलनाकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, बेलनाकार या गोलाकार हो सकती है, ठीक है, घनाभ के आकार की हो सकती है, मतलब उस तरीके की किसी अनियमित आकृति की भी हो सकती है। तो कोई भी धातु है उसकी जो है बनावट, तो बनावट भी कौन सा गुण है उसका, भौतिक गुण है। अब बात करें किसकी, गलनीयता की। गलनीयता का मतलब ये हो जाता है कि गलन अवस्था, अपने साधारण बोल जाते हैं ना कि ज़्यादा टाइम तक इसको इसमें रखेंगे तो ये गलने की अवस्था में आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ, तो कोई भी धातु है उसका गलने का गुण का मतलब ये हो गया कि उसको अगर हम टेम्परेचर देंगे, प्रत्येक धातु का एक गलन बिंदु होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास चांदी है, तांबा है, तो तांबे का लगभग 1080 के करीब 1083 1082 डिग्री सेल्सियस जो है उसका तापमान है। उतने तापमान पर अगर आप मतलब तांबे को यानी कॉपर को हीट करते रहेंगे, हीट देते रहेंगे, और एक टाइम पर उसका टेम्परेचर जब 1083 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, तो वो जो तांबा जो आपका ठोस अवस्था में था वो अब पिघल करके किस में हो जाएगा, द्रव अवस्था में हो जाएगा, मतलब वो गलन की अवस्था में हो जाएगा, वो गलने लग जाएगा। तो गलनीयता का जो इफेक्ट है वो किसके अनुसार पड़ेगा, तापमान पर। तो प्रत्येक धातु का एक अपना अपना गलन बिंदु होता है।
याद हो गया। रंग की बात करें तो हर धातु का अपना अपना रंग होता है, कोई नीले रंग की होती है, कोई भूरे रंग की होती है, कोई इस तरीके की अपने ब्लैक कलर की कह सकते हैं। जैसे ग्रेफाइट का कलर पूछ लिया जाए आपसे, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि तांबे का कलर बताइए किस तरीके का होता है, तो आपको जो धातु देख रहे हैं पित्तल का रंग आप अपने बर्तनों में घर पे डिफरेंस करते हैं तो उसमें देख करके बता देते हैं कि ये स्टील है, ये पित्तल है, ये तांबा है, ये कांसे का बर्तन है। इस तरीके से रंग देखने मात्र से भी हम धातु को बता सकते हैं। भौतिक गुणों में काउंट होगा। भार जो है वो घनत्व के अनुसार हल्का या ज़्यादा हो सकता है, अगर घनत्व ज़्यादा है तो भारी होगी। बनावट की बात करें तो जो धातु आप खान से निकाल रहे हो या बाद में उसको तैयार कर रहे हो, वो धातु जो है उसका जो बनावट है वो बेलनाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, गोलों के रूप में भी निकल सकता है। बात करें गलनीयता की तो प्रत्येक धातु का अपना एक गलन बिंदु होता है जिस पर आते ही वह ठोस से किस में आ जाएगी, द्रव अवस्था में आ जाती है। बात करें अब किसकी, चुंबकता की, तो कोई भी धातु है, कोई भी धातु अगर अपनी दूसरी किसी धातु को या अपने समान की धातु को अगर क्या करती है, चुंबकता का मतलब अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ वो चुंबक की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप एक चुंबक ले और फिर उस धातु को ही चुंबक की तरफ लेकर के जाएं, तो वो तो अट्रैक्ट करेगी, लोहा है तो अट्रैक्ट करेगी। लेकिन ऐसी और भी अगर कोई भी सिचुएशन लागू होती है जिसमें क्या होता है कि दो धातुएं जो कि अपने एक धातु दूसरी धातु को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम कर रही है, मतलब उस धातु के अंदर कौन सा गुण है, चुंबकता का गुण है। और ये जो चुंबकता का गुण है ये इन गुणों में से कहाँ रखा गया है, इसको भौतिक गुणों में रखा गया है। चुंबकता का गुण ये हो गया क्या कि एक धातु दूसरी धातु को, एक धातु दूसरी धातु को अपनी ओर आकर्षित करती है, आकर्षित करती है, तो उक्त गुण कौन सा गुण कहलाता है, तो वह गुण कौन सा कहलाता है, चुंबकता का गुण कहलाता है। इस तरीके से ये प्रश्न रूप में मिल जाएगा आपको कि यदि कोई धातु दूसरी धातु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो उस धातु में निम्न में से कौन सा गुण पाया जाता है या पाया गया है, तो वो होगा चुंबकता का गुण। अब बात करें दोस्तों चालकता की। चालकता यानी कंडक्टिविटी। चालकता के अंदर भी दो बातें डिपेंड करेंगे हम। दो बातें डिपेंड कौन कौन सी करेगी, एक तो चालकता पर अपना ये हो गया क्या, विद्युत धारा। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, यहाँ लिखूंगा विद्युत धारा। चालकता मतलब यही नहीं है कि केवल विद्युत धारा, विद्युत धारा व ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक किन चीज़ों का प्रवाह आसानी से हो, एक तो विद्युत धारा, ठीक है ना, करंट फ्लोइंग, और दूसरा ये भी ध्यान में रखेंगे किसका, ऊष्मा जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर स्थानांतरित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो हम कहेंगे कि उक्त धातु के अंदर कौन सा गुण है, चालकता का गुण है। क्लियर है। तो ये थे हमारे भौतिक गुण, और भौतिक गुणों में हमने 6 गुणों को पढ़ा है। कौन कौन से गुण, रंग, भार, बनावट, गलनीयता, चुंबकीयता, चालकता, कलर, वेट, स्ट्रक्चर, फ्यूजिबिलिटी और चुंबकता, और ये अपना हो जाएगा चालकता के लिए कंडक्टिविटी, ठीक है। मैग्नेटिज्म, चुंबकता के लिए आप इंग्लिश वर्ड में ध्यान रखें, मैग्नेटिज्म का मतलब चुंबकता का गुण, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए आगे बात करें दोस्तों, तो इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप ये बताइए, कल जो क्लास लगी थी, मतलब पिछली जो क्लास थी हमारी इसी चैप्टर की, उसमें से मैं एक प्रश्न सडनली अगर आपसे पूछता हूं तो आप बताइए मेरे को कि अपना ये जो था पदार्थ जो है, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अगर मैं पूछूं कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं और कौन कौन सी है। कमेंट में आप जरूर लिखें। अगर कमेंट में नहीं लिखे तो आप एक बार अपनी कॉपी में जरूर लिख के देखें कि आज मैंने एक प्रश्न पूछा है, क्या उस प्रश्न का आपको आंसर आता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये बात आपको कंपटीशन एग्जाम में भी, कोई मर्जी कंपटीशन एग्जाम देना, वहाँ पर आपको इनमें से एक प्रश्न जरूर मिलेगा ही मिलेगा। बात करें किसकी, यांत्रिक गुणों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यांत्रिक गुण कितने लिखे हैं मैंने, 12 यांत्रिक गुण लिखे हैं। बारी बारी से लिखूँ या मतलब जो पहले एक एक करके लिखें, कैसे मर्जी है। पहले तो आप सभी पढ़ लीजिए किस तरीके से याद रखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं याद रखूँगा किसको, सामर्थ्य। सबसे पहला गुण कौन सा याद रखेंगे, सामर्थ्य। दूसरा याद रखेंगे कौन सा, प्रत्यास्था।
तीसरा याद रखेंगे कौन सा, सुघट्यता। चौथा याद रखेंगे कौन सा, भंगुरता। पांचवा याद रखेंगे अपने कौन सा, कठोरता। छठवां याद रखेंगे कौन सा, कड़ापन या चिम्मड़पन। कड़ापन या फिर याद रखेंगे कौन सा, चिम्मड़पन। कितने नाम हुए हमारे पास, सामर्थ्य, प्रत्यास्थता, सुघट्यता, भंगुरता, कठोरता, कड़ापन या चिम्मड़पन। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों 7 नंबर पॉइंट की, तो 7 नंबर में आप याद रखेंगे क्या, श्रांत। 8 नंबर में आप याद रखेंगे क्या, संघट प्रतिरोध। संघट प्रतिरोध। और 9 नंबर में आप याद रखेंगे क्या, विसर्पण। और 10 नंबर में आप याद रखेंगे क्या, तन्यता। 11 नंबर पे आप याद रखेंगे क्या, तननता। ध्यान रखेंगे तन्यता और तननता दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और 12वां जो याद रखेंगे वो रखेंगे दोस्तों आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। तो ये दोस्तों 12 जो पॉइंट मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, इन 12 पॉइंट को आप अपनी उंगलियों पर सेट कर लीजिएगा। किस तरीके से याद रखने हैं वो आप अपना बना लीजिएगा। सामर्थ्य, प्रत्यास्थता, सुघट्यता, भंगुरता, कठोरता, कड़ापन या चिम्मड़पन, श्रांत, सुघट्य प्रतिरोध, विसर्पण, तन्यता, तननता, आघात वर्धनीयता। इलेक्ट्रिकल ब्रांच है चाहे आपकी और चाहे आपकी मैकेनिकल की कोई भी ट्रेड है, ये बात मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आप जो भी कंपटीशन एग्जाम देंगे उनमें इन 12 में से ये नाम लिखा हुआ मिलेगा। उस दिन डाउट यही आता है, या जिन्होंने एग्जाम दे रखे हैं वो लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि डाउट यही आता है कि ये नाम तो सारे सुने हैं, लेकिन इनके अंदर का जो विशेष गुण होता है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, या ये इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है ना, वहाँ उस टाइम सब गोलमाल मिलता है। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। सामर्थ्य यानी क्या होता है, स्ट्रेंथ। इंग्लिश मीडियम वाले बार बार डिमांड कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत आप इंग्लिश का भी यूज़ करें, तो मैं कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ की अगर बात, स्ट्रेंथ के बाद में प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, सुघट्यता, प्लास्टिसिटी। स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस मतलब भंगुरता। उसके बाद करें हार्डनेस। हार्डनेस यानी कठोरता। और टफनेस का मतलब क्या होता है, कड़ापन। अब एक बच्चे से मैंने सवाल किया एक दिन कि हार्डनेस और टफनेस में डिफरेंस क्या है, या हार्डनेस किसे कहते हैं, तो उसने बताया कि सर जो मजबूत होता है उसको हम क्या कहते हैं, हार्ड कहते हैं। फिर मैंने कहा तो टफनेस का मतलब क्या होता है, टफ किसको मानते हो आप, तो वो कहते हैं सर वो बिल्कुल जो मजबूत होता है वो टफनेस होता है। मतलब पारिभाषिक तौर पर अगर बात देखी जाए तो हालांकि हार्ड और टफ का मतलब यही अपने समझते हैं कि बिल्कुल सख्त जो होता है ना वही हार्ड होता है, कठोर होता है। और टफ की अगर बात कर दी जाए तो वो सोचते हैं कि सेम मीनिंग है। मीनिंग तो दिखने में सेम है, लेकिन इनकी जो पारिभाषिक तौर पर अगर हम बात करें तो दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यानी टेक्निकली अगर इनकी बात करें, या अगर एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। फटीग की अगर बात करें, उसके बाद में संघट प्रतिरोध, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। संघट प्रतिरोध इंग्लिश में बोलते हैं इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। श्रांत का मतलब होता है फटिग। विसर्पण का मतलब होता है रीप। विसर्पण यानी रीप। तन्यता, अब शब्द लिखा हुआ है क्या, डक्टिलिटी। तन्यता और तननता में भी अपने आप में डिफरेंस है। बच्चे अक्सर गलती यही करते हैं, प्रश्न में ये पूछा गया जाता है निम्न में से कौन सा गुण तननता को रिप्रेजेंट करता है। तननता के लिए, अब तननता या तन्यता बोलते ही कॉलेज में, क्लास में, या जहाँ भी हमने पहले पढ़ा, अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो उसमें यही दिमाग में आता है बस खिंचाव शब्द जिसमें दिखाई देगा वो अपना ऑप्शन है। जबकि दो ऑप्शन में ऐसी अगर आपको बात मिल जाए
एक तो ये कि खिंचाव बल सहन करने की क्षमता, और एक मैं आपको ये कहूँ कि धातु का वह गुण जिसे खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में बातों में डिफरेंस है। एक वस्तु तो एक तो धातु का वो गुण जो खिंचाव बल सहन कर सके, एक वो गुण होता है जो धातु का जिससे क्या होता है कि खींच करके तार बनाए जा सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। इनमें से तन्यता कौन सा है, तननता कौन सा है, ये भी हम बात करेंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, तन्यता जब अगर लगा आ जाता है, तन्यता डक्टिलिटी अगर बोला जाए, तो धातु का वह गुण जिससे क्या होता है धातु को खींच करके पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके, वो होता है तन्यता। और अगर बात करें किसकी, तननता की अगर बात करें, तो धातु का वह गुण जिसमें खिंचाव बल सहन करने की क्षमता होती है, वो क्या होता है दोस्तों, तननता होता है। इसे इंग्लिश में टेनेसिटी लिखा जाता है। और अक्सर मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग यूं बोल देते हैं कि डक्टिलिटी एंड टेनेसिटी इज द सेम मीनिंग। नहीं, सेम मीनिंग नहीं है। ऐसा हार्डनेस और टफनेस में भी लोग यही बोल देते हैं अक्सर कि हाँ, क्योंकि वो आधा अधूरा पढ़ा होता है, 3-4 साल पहले पढ़ा होता है, और अचानक कोई अगर सवाल पूछ लेता है, अपना जूनियर भी पूछ लेता है, तो अपने भी ऐसा ही होता है कि हाँ लगभग वो सेम मीनिंग निकल रहा है। सेम मीनिंग कभी नहीं होगा। अब बात करें कि आघात वर्धनीयता, तो इसे कहते हैं दोस्तों मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी तो ये सब हिंदी और इंग्लिश के अंदर मैंने आपको दोनों में बता दिया है। आपको सिर्फ यही चीज़ों को क्या करना है, मतलब आज 4 याद कीजिए, फिर 4 कल, फिर 4 अगले दिन याद कीजिए का मतलब ये है। और साथ में उस चीज़ को उस धातु के ऊपर सपोज करके देखिए, दिमाग में ये रखिए कि मैं जो बता रहा हूँ उसी तरीके से उसको अप्लाई करके देखें। तो बात करें सबसे पहले सामर्थ्य, स्ट्रेंथ की। भाई तेरा सामर्थ्य कितना है, तुम इतना भार सहन नहीं कर सकोगे, आप में इतना सामर्थ्य नहीं है, खिंचाव बल सहन नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपके जो हाथ हैं वो टूट जाएंगे, हाथ निकल जाएगा, इतना सामर्थ्य बच्चे में नहीं होता है ना। अक्सर हमने देखा है कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं, एक बच्चा दूसरे को अगर खींचने का प्रयास करता है, तो अक्सर माँ बाप बोल देते हैं देख करके, सीनियर पेरेंट्स, कि इस बच्चे के हाथ को इतना मत खींचिए भाई, ये निकल जाएगा, इतना सामर्थ्य थोड़ी होता है। तो स्ट्रेंथ का मतलब यानी सामर्थ्य क्या होता है, धातु का वह गुण होता है जिसमें वह बाहरी बलों को सहन कर सके। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट में लिखूंगा बिल्कुल ही, बाहरी बलों को सहन करने का, बाहरी बलों को सहन करने का गुण जो होता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ कहलाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है ना। तो जो धातु का वह गुण जो बाहरी बलों को क्या कर सके, चाहे वो खिंचाव बल है, चाहे वो कंप्रेशन बल है, ठीक है ना, शियर स्ट्रेस है, मरोड़ बल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप खिंचाव बल लगा रहे हैं, टूट गई, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, सामर्थ्य नहीं है एक निश्चित सीमा तक। ऐसा तो कोई भी धातु नहीं है जिसके ऊपर आप अगर उसकी एक सीमा से, अल्टीमेट लिमिट से अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो फिर तो वो टूटना है, स्वाभाविक है कि उसमें एक स्थायी विरूपण आ जाएगा। ठीक है, तो सामर्थ्य या स्ट्रेंथ की परिभाषा है कि निश्चित सीमा तक, एक लिमिट तक बाहरी बलों को सहन करने का गुण जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य कहलाता है। दूसरा मैंने यहाँ लिखा था प्रत्यास्था। प्रत्यास्था यानी एलास्टिसिटी, और एलास्टिसिटी का मतलब प्रत्यास्थ। प्रत्यास्था यानी बाहरी बल लगा, ठीक है, कोई वस्तु है उस पर बाहरी बल लगा जिससे उसमें क्या हुआ, विरूपण आ गया, थोड़ा सा मतलब डिफॉर्मेशन हुई वो थोड़ी बहुत, लेकिन जैसे ही बाहरी बल हटा लिया गया वह पुनः अपनी मूल अवस्था में आ गया। इसका मतलब उक्त धातु के अंदर कौन सा गुण है, उक्त धातु के अंदर कौन सा गुण है, प्रत्यास्था यानी एलास्टिसिटी का गुण है। ये होता है एलास्टिसिटी का गुण। क्या हुआ कि मैंने किसी धातु को, मान लीजिए मेरे पास कोई भी धातु है, लोहे की कोई भी अगर धातु है, या मान लो तांबा है या कुछ भी है, तो मैं अगर उसको पिंच करता हूँ, बल लगाता हूँ, उसमें एक स्थायी विरूपण, अस्थायी विरूपण, यानी तो जब तक बल लगा रहेगा तब तक वो पिचकी रहेगी। जैसे उसको हम छोड़ देंगे वो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी। या फिर मैं यूँ कहूँ, उसको मैं खींच रहा हूँ तो उसकी लंबाई में या उसके डाया में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको छोड़ देंगे हम, वापस बल हटा लेंगे अपना, तो वापस वो अपनी किस में आ जाएगी, मूल अवस्था में आ जाएगी। यही जो गुण होता है धातु का, वह क्या होता है, प्रत्यास्था का गुण होता है, यानी इसे हम एलास्टिसिटी बोलते हैं। नोट करना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि बाहरी बल लगने पर धातु का वह गुण जो
बाहरी बल, पूरा आप लिख ले, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूंगा। बाहरी बल लगने पर एक विरूपण, डिफॉर्मेशन यानी एक विरूपण आ जाता है। अब बाहरी बल कोई भी हो सकता है, खिंचाव बल भी हो सकता है, दबाव बल भी हो सकता है, मरोड़ बल भी हो सकता है। एक विरूपण आ जाता है तथा बल हटा लेने पर, बल रिमूव कर लेने पर, फोर्स अगर रिमूव कर दिया, हटा लेने पर वह धातु अपनी मूल अवस्था या प्रारंभिक अवस्था, मूल अवस्था या प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है, लौट आए तो ये जो गुण होता है, ये गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता का गुण कहलाता है, यानी इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों नंबर 3, इसी से संबंधित ही है, मैंने यहाँ लिखा था क्या, सुघट्यता। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना, वो इसमें कभी भी मात नहीं खाते हैं इन टॉपिक्स के अंदर। कारण ये है क्योंकि इनके जो नाम है ना वो याद रहने वाले हैं। स्ट्रेंथ बोलते ही दिमाग में आ जाता है भी कितना स्ट्रेंथ है ना। एडवर्टाइज में भी देखते हैं कि अपने हाँ ये वाला सीमेंट यूज़ करें जिसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो स्ट्रेंथ शब्द इस तरीके से मीनिंग पता चल जाता है। लेकिन अपने को ये बोला था सामर्थ्य, प्रत्यास्था, सुघट्यता, तो ये जो वर्ड्स जो है ना ये हमारे कन्फ्यूजन जो है क्रिएट करते हैं। सुघट्यता को अब मैं इंग्लिश में लिखूंगा ना, तब देखना क्या होता है, प्लास्टिसिटी। इंग्लिश मीनिंग क्या है इसका, प्लास्टिसिटी, मतलब प्लास्टिक। अब प्लास्टिक को अगर आपको याद रखना हो तो प्लास्टिसिटी का गुण धातु का वह गुण होता है जिससे क्या होता है कि उस धातु से आपने अगर कोई बल लगा करके कोई एक शेप तैयार कर दी, ठीक है, और अब आप बल हटाएंगे, हटाते ही वो अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आएगी। मतलब उस धातु में प्लास्टिसिटी का गुण है, प्लास्टिकता का गुण है, यानी सुघट्यता का गुण है। तो आप याद रखेंगे कि बाह्य बल लगाने पर, यहाँ लिखेंगे इसकी परिभाषा, बाह्य बल लगाने पर स्थायी विरूपण, बाह्य बल लगाने पर स्थायी विरूपण। स्थायी विरूपण, अब मैंने बिल्कुल देखो छोटी सी बात लिख दी, बात बहुत बड़ी है, मैंने समझाई आपको क्या, कि जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगा दिया जाए, उसको दबा रहे हैं या उसको हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, और बल हटाते ही अगर वो मूल अवस्था में आ जाती है तब तो वो प्रत्यास्था का गुण रखती है, इलास्टिसिटी का गुण रखती है। लेकिन अगर बाह्य बल लगा लेने पर बल हटा दिया लेकिन वो अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आई, इसका मतलब वह गुण कौन सा है, प्लास्टिसिटी का गुण है, प्लास्टिकता का गुण है, यानी सुघट्यता का गुण है। तो अब इसी चीज को मैंने टेक्निकली कैसे लिखा हुआ है कि बाह्य बल लगने पर स्थायी विरूपण। स्थायी विरूपण का मतलब ये हो गया कि परमानेंट डिफॉर्मेशन उसके अंदर आ चुकी है, भी अब वो वस्तु परमानेंटली वैसी ही रहेगी, ठीक है ना। अब प्लास्टिसिटी का कहते ही हर बच्चे के दिमाग में प्लास्टिक आ जाता है, प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक के कैंपर, प्लास्टिक की जग, प्लास्टिक के, वो नहीं, आप अन्य कोई भी धातु है उसी से भी प्लास्टिसिटी का गुण उसमें भी हो सकता है कि आप उस पर बाह्य बल लगाए। एक मान लीजिए एक रोड है और आपने एक बल लगाया, इस तरीके से रोड को मोड़ दिया, आप सनी देओल की इक्विवेलेंसी रखते हैं क्योंकि आप में इतना स्ट्रेंथ है, तो आपने एक छड़ को आपने मोड़ दिया इस तरीके से यू आकार में। अब आपने बल हटाया तो क्या छड़ वापस जाएगी, वापस नहीं जाएगी अपनी प्रारंभिक अवस्था में। इसका मतलब ये हुआ कि उस छड़ को मोड़ दिया आपने, उसमें आपने स्थायी विरूपण कर दिया। अगर आपने स्थायी विरूपण कर दिया, परमानेंट डिफॉर्मेशन कर दिया है, इसका मतलब उस धातु के अंदर कौन सा गुण है, प्लास्टिसिटी का गुण है, ठीक है। अब वो उसी शेप में बनी रहेगी, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा, प्लास्टिसिटी का गुण। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों टफनेस की, और अब मैं बात करता हूं किसकी, हार्डनेस की। हार्डनेस और टफनेस दो बिंदु हैं जिस पर अब हम बात करेंगे। हमने 3 पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। पॉइंट नंबर 4 जो है हमारा वो है क्या, कठोरता। और कठोरता को हम लिखेंगे क्या, हार्डनेस। टॉपिक को आराम से पढ़ना पड़ेगा, पूरा चैप्टर कवर करना है, तो चैप्टर बहुत लेंथी है, एक तरीके से पूरा एक सब्जेक्ट है। ये जो चैप्टर है पदार्थ विज्ञान, मटेरियल साइंस, जो आपके टॉपिक में डाल रखा है, आपने पेज जो भी किताबें परचेज की उनके पेज काउंट करके देख लीजिएगा। कोई भी बुक्स ऐसी नहीं है जिसमें 20, 25, 30 पेज से कम इसकी थ्योरी दी गई हो।
तो अब 25-30 पेज की थ्योरी अगर दोस्तों बिल्कुल अच्छे से आपको समझनी है तो मुझे भी आपको कम से कम क्लासें देनी पड़ेगी ना, तो मुझे भी टाइम देना पड़ेगा कि आप 5 क्लासों में पढ़ सकते हैं। अब कल मैंने क्लास 25 मिनट की इसलिए बनाई थी पिछली क्लास पदार्थ विज्ञान के कि आप थोड़ा मैं धीरे धीरे आप पर क्या करा लूँगा, लोड डालूंगा, ताकि आप 30 मिनट 35 मिनट तक भी आप क्लास को पढ़ सकें। ठीक है, चलिए बात करते हैं कठोरता पर, और इसी के पैरेलल में मैं बात करता हूँ दोस्तों किस पे 5 नंबर पॉइंट में लिखता हूँ यहाँ पर हार्डनेस, और हार्डनेस के बाद में मैं लिखता हूँ टफनेस, यानी कड़ापन या चिम्मड़पन। अब फीटर वाले हैं ना, वो तो इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं क्योंकि उनके तो यही शब्द आता है, और जिन्होंने कंपटीशन दिया है वो तो बहुत इजी समझ सकते हैं। चिम्मड़पन पे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। टफनेस इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टफनेस, इसको क्या लिखेंगे, हार्डनेस, यानी कठोरता का गुण। अब अगर बात करें दोस्तों कठोरता, तो सिंपल सी बात है कि कठोरता यानी धातु का वह गुण जिससे वो क्या सहन कर सके, बाहरी बलों को सहन कर सके। ठीक है, और दूसरी अगर मैं बात करूं कि घिसावट नहीं हो, अगर दो वस्तुएं आपस में हैं, रिमूव कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं, तो घिसे नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ घिसे नहीं, बल सहन कर सके। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं क्या, कठोरता का गुण। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, टफनेस या चिमड़पन की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें हमें क्या पढ़ना होगा कि कड़ापन या चिमड़पन वो गुण होता है धातु का, इसमें ये होता है कि कोई भी धातु है, धातु का वह गुण जिसमें क्या होता है कि वो मरोड़ बल सहन करने के लिए, कड़ापन जो होता है ना, कड़ापन, चिमड़पन या टफनेस, तो इसमें क्या होता है मरोड़ बल। मरोड़ बल का मतलब ये हो गया शियर फोर्स, मरोड़ बल सहन कर सके। ठीक है, मरोड़ बल सहन करने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अब बड़ी जो ट्रांसमिशन लाइंस है, उन बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों में क्या होता है कि पतले पतले जो तार होते हैं, उन तारों को अच्छे से मरोड़ करके, अच्छे से शीयर करके, और क्या बनाया जाता है, एक मोटे रस्से की भांति बनाया जाता है। तो अगर मान लीजिए उस धातु के अंदर वह गुण नहीं होगा, मरोड़, अगर आप थोड़ा सा मरोड़ दोगे उसको, शीयर करोगे उसको, प्लायर से मरोड़ते हैं कई बार अपने कोई तार को, तो वो तार कई बार टूट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस तार के अंदर, उस वायर के अंदर कड़ापन यानी टफनेस का गुण नहीं था, इसलिए वो फटाक से टूट गया। और अगर धातु के अंदर ये गुण होगा, टफनेस होगी अगर उसमें, तो आप उसको चाहे जितना मर्जी मरोड़ लीजिए, वह उसको सहन कर सकेगा और टूटेगा नहीं। जबकि बात करें कठोरता की, तो कठोरता का मतलब ये होता है कि घिसे नहीं, और कोमा लगा करके ये लिख दें, आसानी से कटे नहीं, आसानी से उसको काट ना सके हम, आसानी से उसको मतलब वो घिसे नहीं पार्ट्स के अंदर, ये होता है। ठीक है, इस तरीके पूर्णतया कठोर। और अगर मैं इसमें बात लिखूं, वो अलग लिखूंगा, थोड़ा सा स्टार लगा करके लिख लीजिए कि सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, हीरा। ग्लास को काटने के लिए, कांच को काटने के लिए भी प्रयोग किया जाता है ना, डायमंड, हीरे का। तो सबसे कठोर धातु हीरा। ठीक है, अब गुण क्या होना चाहिए कठोरता के लिए, तो ये होना चाहिए कि घिसे नहीं, आसानी से घिसे नहीं, कटे नहीं आसानी से, और कड़ापन यानी टफनेस के अंदर गुण कौन सा होना चाहिए कि वो मरोड़ बल सहन करने की क्या रखता हो, क्षमता रखता हो। अब आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि टफनेस और हार्डनेस में डिफरेंस क्या है, तो हार्डनेस तो एक कॉमन वर्ड है कि वो एक कठोर शब्द के लिए, या कोई भी वस्तु है उसको कठोर जो है अपने उसको बोल सकते हैं। कठोर है तो वो आसानी से घिसेगी नहीं, आसानी से कटेगी भी नहीं। ठीक है, और सबसे कठोर चीज़ पूछी जाए, धातु पूछी जाए, तो कौन सी होगी, हीरा होगी। अब अगर बात करें, तुरंत कोई सवाल पूछ ले कि टफनेस क्या होता है, तो टफनेस वो होता है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा कठोर ही होगा, लेकिन टफनेस का मीनिंग थोड़ा अलग क्या हो गया कि वो मरोड़ बल लगने पर भी, शियर फोर्स लगने पर भी उसमें कोई भी विरूपण नहीं हो, डिफॉर्मेशन नहीं हो। ठीक है, तो ये था हमारा कड़ापन और कठोरता के अंदर डिफरेंस। क्लियर है सभी को। चलिए आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज मुझे लगता है क्लास थोड़ा सा लेंथी हो गया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपने इस वाले टॉपिक को पूरा कवर कर देंगे। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इस थ्योरेटिकल पार्ट को आपको ऐसे ही समझना होगा। अब इसमें ये नहीं है कि कैलकुलेशन है और मैं आपको कहूँ कि हाँ जी इससे जोड़ घटाओ गुना और भाग कीजिए, लेकिन
मुझे ये लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है।